आरती जी, जी, आपको बहुत बधाई हो कि आप फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं एसएससी धन्यवाद सर। जेएसटी के लिए। आप जी इस एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे सर, इस एग्जाम में सर जो मैंने एसएससी जेएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें मेरे फर्स्ट पेपर में सर 133.5 एंड पेपर टू में 125 मार्क्स आए हैं। सर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सर पेपर फर्स्ट में मैंने सर, आप माने या ना माने सर, कोई हो सकता है ना माने इस चीज के लिए, लेकिन मैंने मुश्किल से 1 महीने की प्रिपरेशन की थी और सारी प्रिपरेशन सर ऑनलाइन हुई थी मेरी। मतलब में। किताबें वगैरह, पर हाँ ये है कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत कोशिश की और जितना से जितना रिवाइज हो सकता था चीजों को मैंने बस रिवाइज किया है, चीजों को जो मैंने पढ़ रखा था पहले से उनको हम्म। रिवाइज किया। ऑनलाइन टेस्ट देना ये सब चीज, पेपर टू के लिए तो सर मैं कहूँगी उसका पूरा सहयोग आपका और मेरे कुछ परिवार के मित्र और सभी लोगों का सहयोग रहा। मेरी बहन, उनका, विनय सर और हम्म। मेरे कुछ दोस्त, सभी तो मतलब बहुत सही, किरण दीदी, उनका बहुत सहयोग रहा। उसके बाद पेपर टू के लिए सर अगर मैं बताऊं तो पेपर टू में सर क्योंकि मैंने आपका जो ऐप था, मैंने, मुझे याद है मैंने दिवाली वाले दिन लिया था और उसके बाद क्योंकि इस बार गॉड ग्रेस की तरफ से मैं कह सकती हूँ कि भगवान शायद चाहता था कि बजरंगबली की कृपा थी कि हम्म। उन्होंने भी मुझे समय दे दिया इस पेपर में, ये इसकी डेट बढ़ गई थी सर कुछ समय के लिए, मैंने आपका वो लिया तो जो मुझे, क्योंकि इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था सर कि पेपर टू कैसा आएगा और कैसा एक होता है सर कि इसका किस तरीके का क्या है, तो फिर मैंने जब आपका पूरा कंटेंट देखा और ग्रामर पोर्शन, मॉक टेस्ट, ट्रांसलेशन, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके थी। मैंने एक-एक जो भी आपने ट्रांसलेशन दिया था मैंने सब उसको पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व किया और उसके बाद जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप कराते थे सर उसको पूरी ईमानदारी से बिना किसी काम चोरी के सर मैंने 2 घंटे के अंदर, इवन 2 घंटे क्या सर, मैं कोशिश करती कि 5 से 10 मिनट पहले मैं मतलब मैं अपना निबंध जो ऐसे है और ट्रांसलेशन को कोशिश करूँ खत्म करूँ ताकि एग्जाम टाइम में जो गलती मैं कर सकती थी वो मैं ना करूँ। सारी गलतियाँ मैं यहीं कर लूँ। तो मैंने जितनी गलतियाँ की सारे मॉक टेस्ट में गलती की, भर भर के गलतियां की और उसका सर ये फायदा हुआ जब मैंने आपको मॉक टेस्ट, जब आपने मुझे चेक करके दिया तो मुझे फीडबैक में जो आप मानेंगे नहीं सर, फीडबैक में आपने जो मार्क्स दिए थे, मतलब आप 121, 125, 128, 130, मतलब ऑलमोस्ट यही मार्क्स था, मेरे वही वही मार्क्स आए, मैंने जैसे बताया 125 मार्क्स आए, हम्म। तो मेरा वही मार्क्स आया। तो मैं अपने मार्क्स से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कह सकती हूँ क्योंकि आपने जो फीडबैक दिया था वही मैंने उन पे और इम्प्रूव किया। अच्छा सर एक चीज और मैं पेपर टू के लिए कह सकती हूँ कि मैंने बहुत जगह नहीं भागा चीजों के लिए, कंटेंट के लिए, क्योंकि आपने अच्छा खासा कंटेंट ऑलरेडी दे रखा था। बस ये कि मैंने उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखा, रिवाइज़ किया उसको, और एक चीज़ अपनी तरफ से ज़रूर ऐड कीजिए और आप भी करते थे, कहते थे कि कोट्स ज़रूर डालें, क्योंकि कोट्स जब आप प्रस्तावना में के लिए करते हैं, तो प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंसान, हम भी अगर कोई चीज़ होता है कि अगर हमें कोई शायरी या कोई कविता या कुछ भी कह के कोई कह देता है, कोर्ट से कोई चीज़ कह देता है, तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो वही हम्म। चीज़ मैंने अपने ऐसे में डाली थी। मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून और वर्क फ्रॉम होम पे किया था, जो अपना मेरा ऐसे था एग्जाम में, और मैंने जितने भी दोनों ऐसों में सबसे पहले कोर्ट से ही स्टार्टिंग की थी। हर एक महात्मा गांधी जी का मैंने कोर्ट से डाला था वर्क फ्रॉम हम्म। होम में। आप मानेंगे नहीं सर कि मैंने वर्क फ्रॉम होम सिर्फ पढ़ा था, वो एक सरसरी निगाह से पढ़ा था, बट ये था कि मैंने डिटेल में उसको पढ़ लिया था, उसकी डिटेल पढ़ी, वो कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ। वर्क फ्रॉम होम के बारे में अगर मैं देखती हूँ तो सब लोग बस नॉर्मल तरीके से लिख लेते कि ये लॉकडाउन में शुरू हुआ, यही है वो, जो कि नहीं है ऐसा। मैंने पूरी डिटेल की कि कब कहाँ ब्रिटेन से शुरू हुआ, कहाँ से थी, जो भी हिस्ट्री थी सब पूरा डाला, तो उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। और इस तरीके से सर कहीं ना कहीं उसके बाद जो आपने फीडबैक दिया ना वो बहुत ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि हम्म। गलतियां की उसको आपने सुधारा और फिर मैंने उसको एनालिसिस किया। सर यही तरीका है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं किसी भी पेपर को सर, यही है क्या जी बात है, शुक्रिया। चलिए बहुत अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी रही है। मेन है कि देखिए, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, स्वमूल्यांकन इसके बाद किसी एक्सपर्ट का मूल्यांकन काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जी और जी जो भी आप मूल्यांकन करते हो उसके उससे जो भी गलतियां निकलती है, जो भी फीडबैक आता है, रिमार्क्स जो मिलता है, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। चाहे आप पेपर वन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी खामियां निकलती है। उसको लेकर बिल्कुल। के यदि छात्र अभ्यर्थी यदि काम करते हैं कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही है, बार बार किस सेक्शन में गलती हो रही है, उस पर यदि ध्यान दें, तब वह बहुत अच्छा परफॉर्म करना प्रारंभ कर सकते हैं वे लोग, है ना।
वेल आरती जी, ये बताइएगा कि आपने काफ़ी विस्तार से बताया आप अपनी तैयारी के बारे में, हालांकि और भी काफ़ी सारे डिटेल्स मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जी ये बताइएगा कि आप जो है ना, सो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपकी क्या रही, कब आपने जी ग्रेजुएशन किया और अभी तक और फिर किस तरह से आपने हर तरह के जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया इस एग्ज़ाम के लिए। सर। जी जी सर, मैं शुरुआत करूंगी सर। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सर 2011 में हुआ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2013 में। और उसके बाद जो जेएससी के लिए जो सबसे मस्त चीज होती है ट्रांसलेशन कोर्स, वो मैंने 2019 में कंप्लीट कर लिया। सर बहुत लंबी जर्नी रही, आप देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद इस जर्नी में सर मैंने बहुत सीखा, बहुत परेशान हुई, बहुत एक सर होता है ना, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है जीवन में। लोग ये कहना उतना ही आसान है, और लोग कह देते बहुत आसान कि कैसे भी मिल गया जॉब। नहीं सर, बहुत मेहनत की। लेकिन हम्म। जो ये समय बर्बाद हुआ सर, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ। सही मार्गदर्शन नहीं मिला, या जो भी कह सकते हैं। लेकिन जब 2019 के बाद मैंने पीजीडीटी का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा कहीं सही मार्गदर्शन मिला, और मैंने एसआई का एग्जाम दिया। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तैयारी तो मैं सर लगातार लगी हुई थी। इस हम्म। फील्ड में आने का कुछ ऐसा खास रीजन नहीं था। मैं, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी पुलिस में है, तो मुझे था कि मुझे भी सर पुलिस में ही जाना है। और मैंने हम्म। इसके लिए एसआई का भी एग्जाम दिया था, उसको क्वालिफाई भी किया। डीबी भी हुआ हमारा। बट मार्क्स कुछ मार्क्स कम हो गए, उसकी वजह से फाइनल लिस्ट में मतलब हमारा नाम नहीं आ पाया। दुख तो सर बहुत हुआ। फिर हुआ कि सर इसके बाद से जीएससी का मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि मैंने पेट का भी एग्जाम दे रखा था। तो सर पेट का एग्जाम के बाद ही 15 दिन बाद मेरा ये वाला एग्जाम होना होता, जीएसटी वाला। सर कोई हम्म। मानेगा नहीं इस चीज को सर। मैंने इसके लिए पेपर वन के लिए सर मुश्किल से 15 या 1 महीना बस समय लिया लोग। लेकिन इसका रीजन ये है कि सर कहीं ना कहीं मेरा, क्योंकि हमें इंग्लिश से हुआ है, और मैंने बीच में टीचिंग भी की। जो समय मैंने बर्बाद किया, मैं उस समय को मतलब बताना चाहूंगी कि उस हम्म। समय मैंने टीचिंग की, और मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मतलब पढ़ा रही थी। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हुआ कि पेपर वन में मुझे मिला सर। चीजें उसी चीज का सर फायदा हुआ मुझे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि सर अगर मैंने आपका कंटेंट थोड़ा देर उस समय पहले और मिल जाता, तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छा मार्क्स ला सकती थी सर। मुझे ऐसा लगता है चीज। हम्म। जी अच्छा, ये बताइएगा आरती जी की आपने कहा कि आप टीचिंग कर रहे थे, जी 2011 में ही आपका ग्रेजुएशन हुआ है ना, एक जी जी लंबा गैप है। और जी बिल्कुल। आपने पीजी कब किया 2011 के बाद? 2013 में सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, मतलब ये ग्रेजुएशन और पीजी के बीच में कोई गैप नहीं था। और नहीं पीजीडीटी नहीं। आपने 2019 में कंप्लीट किया, जी है ना? जी तो 2018 में आपने एडमिशन लिया होगा उसके लिए। तो जी 2011 और 13, 13 जी और 18 के बीच में 5 साल का गैप था आपका, है ना? तो जी इन 5 सालों में आप किस तरह से खुद को एंगेज की हुई थी, पूरी तरह से पढ़ाई पर आपका फोकस था, या अलग अलग तरह के एग्जाम्स पर आपका फोकस था? जी सर। हाँ सर, यही रीजन था। असफलता का सबसे बड़ा रीजन मैं कहना चाहूंगी। मैं कई एग्जाम्स के पीछे भाग रही थी, किसी हम्म। एक एग्जाम को ना पकड़ के। क्योंकि मैंने बैंक के भी एग्जाम दे दिया उसी बीच, मैंने पुलिस का भी एग्जाम दे दिया, और भी जो मतलब आते जिसमें मैं क्वालिफाई कर सकती थी हम्म। पेपर फॉर्म भरने का, मैंने वो हर सर उसमें होता क्या सर, उसमें आप फिर किसी भी एक एग्जाम को 100% तरीके से नहीं दे सकते। सबसे बड़ा फॉल्ट मेरा ये हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे जैसे अभ्यर्थी, वो बिल्कुल भी ये ना करे। अगर आप किसी एक चीज में जाना चाहते हो, तो सिर्फ उस एक एग्जाम के लिए अपने डेडिकेशन, 6 महीने बहुत ज्यादा है। मैं हम्म। कहना चाहूंगी 6 महीने भी बहुत ज्यादा, अगर सिर्फ एक पेपर के लिए आप देना चाहते हो। सिर्फ एक पेपर में लग जाइए, और उसको 110% पूरी ईमानदारी से दीजिए। ये नहीं सिर्फ कि आप पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ने का मतलब वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस हम्म। तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका है सर। चलिए, जी ये चीज़ सभी अभ्यर्थी जरूर जान लें, आपके थ्रू से ये चीज़ जाने हैं कि देखिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पिन पॉइंटेड होकर के उसी पर ही आप रहिए, बिल्कुल। है ना? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आरती जी का यहाँ पर जो अनुभव है, इस कोई भी एग्ज़ाम के में किस तरह से सफलता पाया जा सकता है, तो उसके लिए आरती जी ने कहा कि देखिए आपको फोकस रहना है एक विषय पर, एक बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष तरह के एग्जाम पैटर्न पर। इससे क्या होगा कि आप जल्दी सफलता पाएंगे। आप यदि अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करते हैं, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स के पैटर्न जो होते हैं, सिलेबस जो होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं,
बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है। किसी में जी यह सर। विषय आ रहा है, किसी में वो विषय नहीं आ रहा है, किसी में इतना ही पढ़ना है, किसी में कुछ दूसरे चीज पढ़ने हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ने हैं। तो इसको लेकर के काफी सारे भटकाव आते हैं। तो जी सर। बेटर यही होगा कि आप, यदि आप सबसे पहले एक एम बना लीजिए खुद के लिए, अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि इस एग्जाम के लिए मैं बना हूँ, इस एग्जाम के लिए मैं बनू हूँ, तो उसी को ही ध्यान में रख करके सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो जिस तरह से आरती जी ने अभी कहा कि 6 महीने का टाइम काफ़ी है बढ़िया से बिल्कुल। कोई भी पेपर को तैयार करने के लिए, चाहे आप पेपर एसएससी जीएस के पेपर 1 के लिए आप कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। जी लेकिन एक चीज़ और मैं सभी को बताना चाहूँगा आरती जी की तरफ से। आरती जी ने भी ये चीज़ कहा कि जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं इस चीज़ को, कि देखिएगा कि जो थोड़े असफल होते हैं, है ना, बिल्कुल। आप काफी टाइम गैप ले करके वो सफलता प्राप्त करते हैं, उनसे अच्छे खासे चीजें सीखे जा सकते हैं कि उनका इतना दिन इतना लेट क्यों, इतने विलंब से उनको सफलता क्यों मिली। ऑब्वियसली इसके पहले जो सफलता के पहले जितनी तरह की असफलताएं मिली, तो इसका एक ही वजह हो सकता है कि वह जो है ना, कि एक चीज पर ध्यान न दे करके अलग अलग बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखे हुए थे। टाइम मैनेजमेंट वह उनका नहीं हो पा रहा था, उनका सही से मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा था, है ना। तो कोशिश करना है हर एक अभ्यर्थी को कि मार्गदर्शन आपका दुरुस्त हो। आप ठान ले कि यह एग्जाम मेरे लिए है और इस एग्जाम के लिए एलिजिबल मैं हूँ। इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते रहिएगा, जहाँ चाह रहेगा वहां आपको राह खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। इसलिए जी चाह रखना है, और इतनी सारी चीजें करने के बाद आप जो है ना, सो किसी भी चीज के लिए आप फोकस्ड होते हैं तो डेफिनेटली आपका चयन होगा। चलिए, जी आपने काफी अच्छा, तब तो फिर आप 2013 के बाद से जी 2018 तक इस बीच में आपने अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी किया, है ना। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ क्या, इतने समय होने के कारण से आपको तो कुछ पॉकेट मनी भी, तो चूंकि पिताजी भले ही हो सकते हैं कि एक अच्छे मतलब जहां तक आर्थिक सहायता की बात है तो आपको मिलता भी होगा, लेकिन बिल्कुल। आप शायद अपने पॉकेट मनी भी निकालते होंगे, है जी ना। सर। तो इसके सर लिए कुछ कर कर रहे थे क्या, या सिर्फ पूरी तरह से फोकस्ड थे सिर्फ पढ़ाई पर? नहीं, नहीं सर। सर मैंने टीचिंग इसीलिए ज्वाइन कर ली कि एटलीस्ट अपना कुछ खर्चा मतलब मैं निकाल सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज में चले जाते हैं प्राइवेट जॉब में, अगर आपको उसमें जाना है पूरी तरीके से तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है और आपके ऊपर कोई परिवार की तरफ से बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ अपना ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई पे लगाइए। मैंने हाँ, टीचिंग की तो उसमें कहीं ना कहीं 2 से 4 साल मेरे बर्बाद भी हुए, मैं कह सकती हूँ वेस्ट और इन्वेस्ट दोनों मैंने किए उसमें। अगर मैं उसको उस समय थोड़ा सा सही मार्गदर्शन मिल जाता तो कुछ चीजें पहले अच्छे तरीके से हो जाती। इस हम्म, इतने लंबे समय में ना हो पाने, असफलता इतनी ज्यादा मिल गई तो एक होता ना सबकी नेगेटिव फेज आ जाता है आपके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं सर। फिर होता है कि सर आपको कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट चाहिए, अपनों से सपोर्ट चाहिए, आप अगर कोई गुरु है उनसे सपोर्ट चाहिए, अगर आपको वो मिल रहा है तब तो ठीक है। वरना हम कितने सारी चीजें देखते हैं, लोग आज के टाइम पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हम नहीं, हम्म, मैं अपना सर बताना चाहूंगी कि फेज आया जब एसआई का मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि उसके लिए सर मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ मतलब तैयारी की थी, बट उसमें हुआ नहीं सर। तो वो एकदम वो ऐसा वाला फेज था कि डिप्रेशन वाला फेज था, कि लगा कि मतलब अब कुछ नहीं, जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं जहाँ निराशा है वहाँ आशा अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप चलिए। आशा थोड़ी सी रख लेते हैं तो जीवन में सफलता जरूर निश्चित है। तो हम्म, सर मैंने क्या किया, सबसे पहले कि पॉजिटिव होना शुरू किया थोड़ा सा, फिर मैंने कहा धीरे धीरे फिर से शुरू किया पढ़ना। और पढ़ना शुरू किया तो बस ये हुआ कि बस आप पढ़ने के अलावा आप कुछ और चीज नहीं देखती, घूमना फिरना, कुछ भी चीजें, क्योंकि अगर जीवन में आपने सफलता ले ली, एक जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब ले ली, तो सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, दोस्त मित्र सभी चीजें अपने आप आ जाएंगी। लेकिन अगर आप सफल नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हम्म। असफल होने का सबसे बड़ा ये है कि आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी सर। आरती जी, आपने 2011 में ग्रेजुएशन किया जी। और अभी 2023 चल रहा है, काफी जी लंबा सर। गैप है। इस जी बीच में मेरे ख्याल से लड़कियों पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि जी। आपकी शादी
करवा कर विदा कर देना। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। पर भी तो इस तरह के प्रेशर आ रहे होंगे अपने पेरेंट्स की तरफ से कि इतने दिन हो जा रहे हैं, इतना गैप हो गया, अभी तक तुम आत्मनिर्भर नहीं बन सकी हो, तो तुम्हारी शादी करना अनिवार्य है। तो ऐसा प्रेशर भी आ रहा था आप पर? सर, मैं बताना चाहूँगी, अगर मेरी सफलता का सबसे बड़ा अगर मैं राज कहना चाहूँगी तो वो मेरे पिताजी हैं। मतलब ये बहुत इमोशनल करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब एक लड़की में पिता का एक हाथ होता है ना, उनका मतलब उनका हमेशा उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा पढ़ लिख जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो शादी तो मतलब एक समाज का एक वो जो होता है, रिचुअल होती है वो है, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम्म, आज नहीं, आप अगर कल इंडिपेंडेंट हो गए, वो वैसे भी हो जानी है। इंडिपेंडेंट हो जाने पर आप अपने अनुसार आप अपने तरीके से हर चीज़ कर सकते हो। आपको किसी के ऊपर बर्डन होके नहीं, कल को कोई परेशानी होती है तो आपके पास हर चीज़ है, आप किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। चीज़ें हम्म, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो। लेकिन होता क्या था सर, सिर्फ़ पापा के कहने से तो नहीं सर, कई चीज़ें होती हम्म, कि लड़की बड़ी हो रही है, और सर हम मतलब क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है और एक तरीके से हम बहनों में अभी सबसे छोटे में ही आते हैं लगभग। तो सर होता था कि क्यों इनकी भी कर दीजिए सर, समय ले रहे हैं, इतना ज़्यादा रिश्तेदारों की तरफ से होता था सर, हर चीज़ अच्छी है, पापा भी ठीक-ठाक सब कुछ बढ़िया था, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सर? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सर आप जानते हैं कि समाज हमारा आज के समय का कैसा है, वो बातें बनाने में कितना तेज़ है। जितना लेकिन कि हर चीज़ गार्जियंस, को जितने कि पेरेंट्स का के तरफ से प्रेशर नहीं आता है, उतना तो जी, उससे जी। कहीं ज्यादा समाज की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बिल्कुल सर, बच्ची को इतने दिन नेगेटिव्स का तक क्यों ऐसा रखे हुए होता हो। था कि सर अरे कर दीजिए, क्या हो गया सर, क्यों नहीं लोग हम्म, बातें बना रहे। बट मेरे पापा का हमेशा ये रहा कि नहीं, वो लड़की अपने उस पे पैरों पे खड़ी होगी, उसे अपने दम पे जो भी करना, आत्मनिर्भर बनना, उसके बाद उसकी शादी हो ही जानी, आज नहीं तो कल हो जाना। सर मुझे लगता है मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, सबसे बड़ा सहयोग उनका ही है। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि जीवन में और कोई इतना सपोर्ट कर सकता है, कि लड़की के लिए सबसे ज़्यादा सहारा वही है। हम्म। अगर उनका सहयोग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन हेड ऑफ द, कहते हैं ना सर, वो हेड ऑफ द मैन होते हैं, तो वो इस तरीके से सर उनका चलिए, बहुत सहयोग आप सर। काफी लकी है कि आपके पिता इस तरह से हैं जो कि बिल्कुल, बिल्कुल। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी समर्पित रहे हैं, और यही वजह है कि आप अभी सफल हुए हैं। लेकिन कई सर मैं सारे ऐसी लड़कियां हैं हम लोगों के सर समाज मैं में सर इसके लिए मैं ऐड जिन करना चाहूँगी सर, हाँ, मैं हाँ, जिस जगह से रहती हूँ, मेरा गाँव मतलब झांसी में एक छोटा-सा गाँव है चितारा, मैं वहाँ की मतलब प्रॉपर रहने वाली हूँ। सर यहाँ पे ये होता है कि लड़की अगर 13-14 साल की होगी तो उनका ऐसा होता है कि आप उनकी शादी कर दीजिए, और पापा ने, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में रहे हैं, तो सोच शायद इस वजह से उनकी बहुत अच्छी हो गई या कह लीजिए। लेकिन जो होता है ना कि जब हम गाँव में आके रहने लगे तो हुआ कि लड़की की शादी कर दीजिए। अरे 12 मतलब कहाँ, जहाँ से 13-14 साल में लड़कियों की शादी हो रही है, 18, 17, 18 में हो रही है, हम्म, वहाँ भी हम 30 प्लस में हैं सर। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना सर, आप कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करें। हाँ, और आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको अपना इस तरह के मतलब क्या प्रेशर भी बोलते हैं, झेलने हैं, बिल्कुल लोगों सर, को हर मैनेज तरीके भी करने हैं, बात सही है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ये हाँ, सब चीज़ें हैंडल करना। बट लेकिन जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेगा सर, वही हम्म, सफल है। वही सफल है जीवन में, बस यही सर। पॉज़िटिव होने का यही तरीका है कि आप बस अपना काम करिए, सुनिए किसी की नहीं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। आपको इसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है सोचने-समझने की, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा। और ध्यान सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे लगाइए बस। आप जो है ना 31 ईयर ओल्ड हो चुकी है, जैसा कि जी, आपने अभी कहा, तो जी, जी। 30, इसके बावजूद भी आप अनमैरिड है, सिंगल है। जी, जी। इसके बावजूद भी आप भले ही बहुत कुछ बोले कि मेरे पिताजी मेरे लिए काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं, मेरी माँ या अन्य लोग जो भी है कुछ आपके जो सपोर्ट में है, फिर भी क्या है ना कि आपको अपनी काबिलियत को भी तो शो करना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सर। आप अभी तक कहा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद कहीं पर भी आपको सफलता नहीं मिली, है जी, ना? बिल्कुल। लेकिन यह बिल्कुल, एसएससी जेएसटी ही आपको सही रूप से चयन किया इतने सालों के बाद। तो जी, कहीं न कहीं आपको मैनेज करने में तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना कि बिल्कुल सर। कि जो है ना सो मेरी सफलता किसी में भी नहीं मिल पा रही है, तो क्या तो थोड़ा-सा और भी वेट थोड़ा-सा करो, मेरे इस एग्ज़ाम में मेरा हो जाएगा। मतलब किस तरह से आप अपने गार्डियंस को, अपने इस तरह के प्रश्न पूछने वाले लोगों को कन्विंस किया करते थे? क्या आप सर पर भरोसा बन रहा था लोगों का? आप जिस तरह से बात करते, जिस तरह से कन्विंस करते थे लोगों को? जैसा आपने कहा कि कई कई लोग होते हैं ना कि आपने इतना समय दे दिया है, आपकी जॉब नहीं लगी अभी तक, आप क्या कर रही हैं? शादी भी नहीं हो मतलब करना हुँ, चाह रही हैं।
बट ये होता था पेरेंट्स ने जो जैसा मैंने कहा पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहा ही और कहीं न कहीं क्योंकि पेरेंट्स को भी ये भरोसा था कि मैं पढ़ती हूँ, उनको ये भरोसा था शायद इसलिए वो जवाब दे सकते थे लोगों को और उनका कहीं सही मार्गदर्शन था, उनकी जो सही सोच थी, वो मेरे लिए लाभदायक हुई कि मुझे फिलहाल मुझे किसी से भी हाँ, दोस्त यार जो सब थे वो कहते थे तो लेकिन सर उस समय चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। आप अगर अपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं वास्तव में तो चुप रहिए उस समय। आपकी काबिलियत जिस दिन आपका पेपर आप सफल हो जाएँगे, उस दिन आपकी काबिलियत आपके लिए बोल देगी, आपको किसी को कुछ नहीं दिखाने की ज़रूरत होगी। सारा सच, सारी काबिलियत उस दिन से सब अच्छा हो जाएगा। सर उसकी जब तक आपको असफलता मिलती है, तो आप जैसे समझ सकते हैं कि सर हमें कितना झेलना पड़ता है लोगों के ताने, लोगों की बातें, रिलेटिव्स में आप सर आप मानेंगे नहीं सर मैंने अवॉर्ड मतलब मैंने फंक्शन्स में जाना बंद कर दिया, ज़्यादा मतलब बहुत बहुत कम कर दिया हर जगह क्योंकि होता तो यही होता था कि आप कहीं भी जाएँगे, अच्छा आप क्या करती हैं, आप क्या कर रही हैं? सर यही सवाल अच्छा शादी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव में सब यही चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने वो कम कर दी। मुझे लगा कि अब इन सब चीज़ों से ज़रूरी है मेरे से पढ़ाई के आगे मतलब पढ़ाई के साथ रहना। घूमना-फिरना जैसा मैंने कहा, सब बंद कर दिया सर। अगर होता था सर वीकेंड पे अगर मैंने थोड़ा बहुत घूम लिया अदरवाइज़ सर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया सिर्फ़ पढ़ाई पे और लोगों की बातों को दरकिनार किया, ना ज़्यादा ध्यान दिया, अपने पापा को भी साथ दिलाया। आरती जी, अंतिम प्रश्न है आपसे। आप सफलता का मंत्र क्या देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की। सर मैं इतना ही सपोर्ट ईमानदारी से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। किसी और चीज़ पे फ़ोकस ना करें क्योंकि एकमात्र जो आपका लक्ष्य है वो इस समय है आपका गवर्नमेंट जॉब पाना और इसके अलावा कुछ नहीं। जब आपका मकसद ही गवर्नमेंट जॉब पाना तो आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप हर समय लिखें, उसको नोट्स बनाएँ, नहीं। वीडियो चलाने को चाहिए, वो भी पढ़ाई बस ध्यान सुनिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने भी बहुत समय लिया के लिए लेकिन है कि एट द लास्ट ईश्वर ने साथ दिया, सबने साथ दिया और सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने हूँ और तो आपका भी एक दिन आएगा कि आप मेरी जगह होंगे, तो इन सही सभी बात है। चीज़ों चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको आने वाले भविष्य के लिए और आप आए, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।